तो गुड मॉर्निंग सभी को और जय हिंद सभी को। इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्राचीन इतिहास का पहला टॉपिक, ठीक है। आज हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। क्या है? प्रागैतिहासिक काल। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे अध्ययन की सुविधा के अनुसार, ठीक है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कौन कौन सा? नहीं, इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्राचीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जो कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार से बांटा गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे साक्ष्यों के आधार पर, ठीक है। तो साक्ष्यों के आधार पर बताना आप लोग को कि साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया? 3 भागों में। कौन कौन सा? हाँ, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, मतलब प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास, ठीक है, 3 भागों में। अब अगला सवाल बताइएगा, जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे कौन सा काल कहा? प्रागैतिहासिक काल। मतलब क्या कोई भी लिखित या मौखिक कुछ भी नहीं था, पूरी साफ था, ठीक है, इसलिए उसको प्रागैतिहासिक काल। अगला बताइएगा, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। हाँ, तो पढ़े नहीं जा सके मतलब आधे में रह गया, ठीक है। लिखित विवरण मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, तो आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला बताइएगा, मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है? इतिहास, ठीक है, ऐतिहासिक काल जिसको बोल सकते हैं, जिसमें लिखित विवरण पढ़ भी लिया है, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला गया है? इतिहास बोला गया है। बताइएगा अगला सवाल, होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से कितने वर्ष पहले हुआ है? 30 से 40 हाँ, आज से लगभग 30 से 40 हजार साल पहले, ठीक है, आज से लगभग 30 से 40 हजार साल पहले। बताइएगा अगला सवाल, पूर्व पाषाण युग, ठीक है, जिसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल, इसके मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? हाँ, शिकार था। मुख्य आधार क्या था? शिकार था, ठीक है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का भी यही साधन था, ठीक है, शिकार करना। मनोरंजन के लिए क्या करता था? शिकार करता था, जैसे मछली पकड़ना, ठीक है, जानवरों को लड़ाना, ये सभी उसमें आता था मनोरंजन के लिए। अगला बताइएगा, आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? हाँ, पूरा पाषाण काल में, ठीक है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। हाँ, और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। आग का पूरा पाषाण और पहिए का नव पाषाण काल में। अगला बताइएगा, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में, ठीक है, अस्थायी जीवन जीने लगा था वो सब नव पाषाण काल से शुरू हो गया था। और सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ता को। सबसे सस्ता हटाया था क्या? कुत्ता को पालतू बना लिया। अगला बताइएगा, मनुष्य, हाँ क्या बोले, बताइएगा, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। सबसे पहला धातु कौन सा था? तांबा का, ठीक है। और उसके द्वारा बनाया गया पहले औजार क्या थे? कुल्हाड़ी थे, ठीक है, जो कहाँ से मिला था? हाँ, अतिरम पक्कम, ठीक है, कहाँ से मिला था? अतिरम पक्कम से मिला था कुल्हाड़ी। बताइएगा, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में। अगला है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ स्थित है? मेहरगढ़, ठीक है, कहाँ? मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान में पाया था मेहरगढ़, ठीक है, वहां से क्या मिला है? प्रागैतिहासिक अन्न का उत्पादन स्थल मिला है भाई। अगला बताइएगा, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल? गेहूं और जौ, लेकिन उसमें से पहला अगर पूछे तो गेहूं था, ठीक है, जो है सबसे प्राचीन फसल था। लेकिन मानव द्वारा प्रयुक्त किया गया सर्वप्रथम फसल क्या था? चावल। पहला फसल क्या था? चावल था, जिसका प्रयोग किया गया था सब मनुष्य के द्वारा। बताइएगा, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? वही सवाल, मेहरगढ़ से, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। अगला, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य? हाँ, कोल्डिवा, बहुत अच्छा, कहाँ से मिला है? कोल्डिवा। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिवा। अगला है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने थे? स्फटिक से। हाँ, स्फटिक, जिसको पत्थर, एक प्रकार का पत्थर होता है, उसी से बने थे, ठीक है, मतलब पूर्व पाषाण युग में किसका मिला है? स्फटिक का। अगला बताइएगा, भारत में पुरापाषाणिक औजारों की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। सवाल फिर से सुनिएगा, भारत में
पूरा पाषाणिक औजारों की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हाँ, रॉबर्ट ब्रूस हुड। कब किया था? 1863 में। कब किया था? 1863 में। अगला बताइएगा, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई थी? ये मध्य प्रदेश का नहीं, तमिलनाडु का पल्लावरम नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? पल्लावरम। ठीक है, स्थान का नाम क्या है? पल्लावरम, जो कहाँ है? किस? तमिलनाडु राज्य में। बताइएगा, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय की जानकारी सर्वप्रथम कब हुई? हाँ, मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब हमको जानकारी हुई थी? तो 1867 में। कब हुई थी? 1867 में। ठीक है, ये कैसे हुआ था? जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण के उपकरण खोज निकाले थे। ठीक है, तब हमें मध्य पाषाण काल के विषय में पता चला। नहीं, 57 बोल दिया क्या? 1867 में। ठीक है, कब हुआ था? 1867 में। अब बताइएगा, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। ठीक है, कौन सा था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, जिसे सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। अगला बताइएगा, ताम्रपाषाण युग के एक बड़ी बस्ती थी। ठीक है, इसका संबंध जारवे संस्कृति से था। क्या नाम है उसका? फिर से सवाल सुनिएगा, ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध जारवे संस्कृति से था, है, क्या नाम है? आप लोग बताइए। इनाम गांव। क्या नाम है? इनाम गांव। ठीक है, जिसका संबंध जारवे संस्कृति से है। बताइएगा, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से किसका प्रमाण मिला है? शिवालिक की पहाड़ी से आप लोग नहीं पढ़े हैं? जीवाश्म का प्रमाण मिला है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का। वहीं बताइएगा, भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कौन सा जिले में? रायसेन जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। बताइएगा, इसकी खोज कब हुई थी? नहीं, 1957-58 में। किसके द्वारा? श्रीधर। ठीक है, विष्णु श्रीधर। इसका नाम रखिएगा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकर पूरा नाम है। ठीक है, विष्णु श्रीधर। क्या नाम है? विष्णु श्रीधर। और बताइएगा कि भीमबेटका को यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया था, शामिल किया गया था? 2003 में। कब किया गया था? 2003 में। ठीक है, हाँ, यहाँ से जो बोला गया है कि भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। ठीक है, कौन काल का है? पूरा पाषाणिक काल का है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? हाँ, मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। पढ़े नहीं है? एकदम चुप। कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से मिला है। अगला सवाल है, प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया था? फिर से सुनिएगा, प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया था? रिजले। क्या नाम है? रिजले। ठीक है, प्रथम व्यक्ति कौन थे? रिजले थे। ठीक है, जो भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे, रिजले। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। प्रागैतिहासिक काल का सफाया हो गया। ठीक है, अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं। ठीक है, बोलिएगा, रेडियो कार्बन C14, ठीक है, जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कब से कब रखी गई है? हाँ, बहुत अच्छा। कब से? 2400 से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, और बताइएगा, इसका जो है आकृति मतलब विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। अगला बताइएगा, तिथि निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? C14। ठीक है, कार्बन 14। ठीक है, इसका खोज कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री का नाम बताइए। V.F. लीवी द्वारा। कब? 1946 में। ठीक है, कब हुआ था? 1946 में।
हाँ 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी प्राचीन मानी जाती है। मतलब कार्बन उड़ जाता है उसमें, क्या कार्बन खत्म, मतलब सबसे पुराना है। अगला बताइएगा, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता दयाराम साहनी। कब? 1921 में। सिंधु सभ्यता 1921 में। अब बताइएगा, सिंधु सभ्यता को किस काल में माना गया, किस काल में रखा गया है? आद ऐतिहासिक काल में। ठीक है, आद ऐतिहासिक काल में। तो आद ऐतिहासिक काल मतलब क्या? जिसमें लिखित विवरण मिला था, पढ़ा नहीं जा सका, आधे में रह गया। ठीक है, लिखित मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। इसको हम लोग और एक युग से नाम से जानते हैं, कौन सा? कांस्य युग। ठीक है, इसको हम लोग कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं। अच्छा बताइएगा, इस सभ्यता के मुख्य निवासी कहाँ के थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, अगला बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा किसने की थी? सर जॉन मार्शल। ठीक है, क्या नाम है? सर जॉन मार्शल ने। कब की थी? 1924 में। ठीक है, 1924 में। सर जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे उस टाइम के। ठीक है, अब बताइएगा इसका विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो सबसे पहले ऊपर में, मतलब उत्तर में मांडा नदी का नाम। सबसे पहले नदी का नाम बताइएगा। ठीक है, बताइएगा उत्तर में कौन सी नदी? चिनाब नदी। दक्षिण में गोदावरी। ठीक है, दक्षिण में गोदावरी। उत्तर में चिनाब नदी। उत्तर में चिनाब नदी, दक्षिण में गोदावरी। बताइएगा पूर्व में हिंडन नदी। पूर्व में, पश्चिम में दस्क नदी। पश्चिम में दस्क नदी। अब बताइएगा स्थल। ठीक है, तो बताइएगा उत्तर में मांडा। कौन नदी के किनारे? चिनाब नदी। दक्षिण में, हाँ, दौ से दक्षिण, दौ से दायमाबाद। ठीक है, कौन नदी? गोदावरी नदी। बताइएगा पूरब में आलमगीरपुर। ठीक है, कौन नदी? हिंडन नदी आलमगीरपुर को। वही बताइएगा पश्चिम में, हाँ, दस्क नदी सुतका गेंडोर। ठीक है, दस्क नदी सुतका गेंडोर, हाँ, बलूचिस्तान में। अब बताइएगा हिंडन नदी, अरे आलमगीरपुर जो है किस जिले में? मेरठ जिले में। ठीक है, हाँ, मेरठ जिले में। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है ना सवाल में। किस जिले में है? तो मेरठ में। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। वही बताइएगा मांदा, हाँ, जम्मू कश्मीर। ठीक है, मांदा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। वही बताइएगा दायमाबाद जिला का नाम? अहमदनगर। ठीक है, दायमाबाद अहमदनगर। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। वही बताइएगा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, आधुनिक, मतलब उस टाइम का आधुनिक पाकिस्तान। अब बताइएगा सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी और एक मातृसत्तात्मक। ठीक है, हाँ, बताया गया इसमें कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। बताइएगा आप लोग 6 का नाम। मोहनजोदड़ो, हाँ, बोलिए। गनवारी वाला, राखीगढ़ी, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगन। फिर से सुनिएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, हाँ, गनवारी वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। हो गया, बहुत अच्छा। बताइएगा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट कौन सी है? नहीं, धोलावीरा। ठीक है, कौन सी है? धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट धोलावीरा। पहली साइट धोलावीरा, जिसको, हाँ, पहली साइट है जिसे, हाँ, 1921 में जो है विश्व विरासत की स्थल सूची में 2021 में इसे शामिल किया गया विश्व विरासत स्थल की सूची में। ठीक है, किसको? हाँ, धोलावीरा को यूनेस्को का 2021 में विश्व विरासत में शामिल किया गया। अगला बताइएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात
ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ पाए गए? गुजरात में पाए गए। कहाँ पाए गए हैं? गुजरात में। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ अभी पढ़े थे हम लोग, मृतकों का टीला। किस भाषा में? सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में, हाँ, सिंधी भाषा में उसको क्या क्या कहा गया है? मृतकों का टीला। ठीक है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल भारत में राखीगढ़ी। किस नदी के तट पर? कि ना, घग्गर नदी। ठीक है, राखीगढ़ी घग्गर नदी। और कहाँ पे है बता सकते हैं? हरियाणा, हिसार जिला। ठीक है, जो हिसार जिला हरियाणा में स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? राखीगढ़ी 1963। कब हुई थी? 1963। किसने किया था? राखीगढ़ी सूरजभान। राखीगढ़ी सूरजभान। कब? 1963। 29 से पहुंच जाता। अब बताइएगा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, दो बंदरगाह का नाम। हाँ, लोथल और सुतकोतदा। ठीक है, लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। बताइएगा जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। ठीक है, जूते हुए खेत कालीबंगा, नक्काशीदार ईंटें कालीबंगा। गप करने। अगला बताइएगा सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार को माना गया है, जो कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, जिसके मध्य स्थित क्या था? स्नान कुंड। ठीक है, जिसके बीच में स्नान कुंड। अगला बताइएगा अग्निकुंड। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल और, हाँ, कालीबंगा और लोथल। लोथल और कालीबंगा, अग्निकुंड। अब बताइएगा एक सील पर 3 मुख वाले देवता कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। एक सील पर 3 मुख वाले देवता, हाँ, जिसका नाम है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ, जो कहाँ पे अभी? नेपाल में, काठमांडू में। उनके चारों ओर क्या था? हाथी, गेंडा, हाँ, चीता और भैंसा। ठीक है, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। अगला बताइएगा नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो। अगला बताइएगा सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है कहाँ से? हड़प्पा से। ठीक है, हड़प्पा की मोहरों पर क्या मिलता है? वहां पे एक सिंगी पशु। ठीक है, एक सिंगी पशु हड़प्पा से। अगला बताइएगा एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया, कहाँ पे? हड़प्पा से। ठीक है, कहाँ से मिलता है ये? हड़प्पा से। एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, हड़प्पा से। अगला बताइएगा मनके बनाने के कारखाने चनुदड़ो और लोथल। चनुदड़ो और लोथल, मनके बनाने के कारखाने चनुदड़ो, लोथल। अगला बताइएगा सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक। यह लिपि कैसे लिखी जाती थी? हाँ, दाएं से बाएं, फिर दाएं से बाएं। ठीक है, अगला बताना है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, सुमेरियन की सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता। अगला बताइएगा सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। 90 डिग्री वाला। हाँ, बताइएगा सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी कौन कौन सी? जौ और गेहूं। ठीक है, जौ और गेहूं। अगला सवाल सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का, मतलब मधु का। ठीक है, किसका? शहद। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से? बनवाली। कहाँ से? बनवाली। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली।
अगला बताइएगा, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से, चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से। हाँ, और लोथल और रंगपुर दोनों से, मतलब पहला लोथल से, दूसरा रंगपुर। बताइएगा, सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं कहाँ से? लोथल कालीबंगा, लोथल कालीबंगा और चंद्रू। हाँ, नहीं, सुरकोतदा। लोथल कालीबंगा सुरकोतदा, ठीक है। सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, ठीक है। कहाँ से? लोथल कालीबंगा सुरकोतदा। अगला बताइएगा, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका उपयोग करते थे? बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी, दो पहिया और चार पहिया, ठीक है। बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी, ठीक है। भैंसा गाड़ी नहीं देखे, बैलगाड़ी देखे, चढ़े हुए। आप लोग देखे हैं भैंसा गाड़ी? भैंसा गाड़ी चार पहिया उसमें नहीं होता है, चार पहिया का भी यूज करता था वो सब। बताइएगा अगला, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का क्या अभिप्राय है? हाँ, नहीं, हाँ, मेलुहा शब्द का अभिप्राय कहाँ से है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। कहाँ से है? सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला बताइएगा, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथों में था? हाँ, वणिक वर्ग के हाथों में। किसके हाथों में? वणिक वर्ग मतलब क्या? व्यापारी सब के हाथों में, ठीक है। वणिक मतलब क्या? वाणिज्य मतलब व्यापार करना। हाँ, अगला बताइएगा कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी किसने कहा है? हाँ, पिग्गट। किसने कहा है? पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। किसने? पिग्गट ने। वहीं बताइएगा अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजा करते थे? उर्वरता की देवी, ठीक है। उर्वरता की देवी धरती माता, उर्वरता की देवी धरती माता। बताइएगा, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। कहाँ से मिलते हैं? सिंधु सभ्यता से। अगला बताइएगा, स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? हाँ, हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता था, ठीक है। किससे? स्वास्तिक चिन्ह से। एक चीज और है कि सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है। एक चीज खासियत है, क्या नहीं मिले हैं? मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। बताइएगा, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय क्या था? हाँ, कुबड़ वाला सांड, ठीक है। पशुओं में कुबड़ वाला सांड, उसकी पूजा करते थे। अगला बताइएगा, सैंधव समाज कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक, ठीक है। कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक समाज था। क्यों पता ऐसा माना गया है? हाँ, क्योंकि वहां पे जो है ना, मिट्टी की जो मूर्तियां थी वो स्त्री की होती थी, ठीक है। अधिक मिलने का अनुमान लगाया गया वहां पे, अधिक मूर्तियां जो स्त्री मृण मूर्तियां होती थी। अगला बताइएगा, सैंधववासी जो है किस तरह का वस्त्र उपयोग करते थे? सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र। सैंधववासी कैसा वस्त्र करते थे उपयोग? सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र। बताइएगा, मनोरंजन के लिए सैंधववासी क्या करते थे? नृत्य करते थे, ऑर्केस्ट्रा करते थे। नहीं, वो सब कुछ नहीं करते थे, वो सब मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, ठीक है। वो सब कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं लगाते थे। क्या चीज? हाँ, चौपड़ और पासा खेलते थे, शिकार करते थे, ठीक है। हाँ, उसके बाद पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, यही सब करते थे। नृत्य का कहीं जिक्र इसमें नहीं किया गया है, ठीक है। बताइएगा अगला सवाल, एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जिसका निचला शहर जो है किले से घिरा हुआ था? नहीं, कालीबंगा, ठीक है। कौन सा? कालीबंगा, ठीक है, जो किले से घिरा हुआ रहता था। मतलब निचला स्तर जो सामान्य लोगों के रहने हेतु हुआ करता था, उसको भी किले से घेर दिया जाता था, तो कालीबंगा से मिला है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियां, ठीक है। कालीबंगा काली चूड़ियां। अगला बताइएगा, अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण कहाँ मिले हैं? अग्नि पूजा की प्रथा हड़प्पा से, ठीक है। अग्नि पूजा हड़प्पा से मिले हैं।
इसमें कहा गया है पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी जो इसमें प्रचलित था सैंधव सभ्यता में, ठीक है। बताइएगा इसमें इसमें शवों को दफनाने का प्रथा कहाँ पे प्रचलित था? इसमें दो प्रथा था, ठीक है। एक शवों को जलाने का और गाड़ने का, यानी कि मतलब दफनाने का प्रथा प्रचलित थी। तो हाँ, जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में और दफनाने की प्रथा हड़प्पा में, ठीक है। दो प्रथाएं प्रचलित थी यहाँ पे। बताइएगा युग्म समाधियां मतलब कि जोड़ा दफनाया जाता था, कहाँ पे मिली है इसके साक्ष्य? लोथल और कालीबंगा, ठीक है। कहाँ से मिला है? लोथल और कालीबंगा से। अगला बताइएगा सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या माना गया है? बाढ़ माना गया। किसको माना गया है? बाढ़ को। अगला बताइएगा आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा, ठीक है। पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा। अब आते हैं हम लोग सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, उसमें नदी, उस उत्खनन करता और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। आप लोग को बताना है नदी का नाम, हम बताएंगे स्थल का नाम। चलिए बताइएगा हड़प्पा कौन सी नदी? रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी। बताइएगा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। वहीं बताइएगा चनुदड़ो सिंधु नदी। वहीं बताइएगा कोट दीजी सिंधु नदी। ये तीन तो हम लोग पढ़े सिंधु नदी। कौन कौन सा? मोहनजोदड़ो, हाँ मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, कोट दीजी। बताइएगा कालीबंगन घग्गर, ठीक है। कालीबंगन घग्गर। वही बताइएगा राखीगढ़ी, ये भी घग्गर, ठीक है। घग्गर नदी, राखीगढ़ी घग्गर नदी, कालीबंगन घग्गर नदी। बताइएगा रंगपुर मादर नदी, ठीक है। रंगपुर मादर नदी। बताइएगा रोपड़ सतलज नदी, रोपड़ सतलज नदी। वहीं बताइएगा लोथल भोगवा नदी, लोथल भोगवा नदी। ये जो है ना गोदावरी का सहायक नदी है, ठीक है। लोथल भोगवा नदी। बताइएगा आलमगीरपुर हिंडन नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी। वहीं बताइएगा सुतका गेंडोर दस्क नदी, सुतका गेंडोर दस्क नदी। बताइएगा बनवाली रंगोई, ठीक है। बनवाली रंगोई नदी। बताइएगा धोलावीरा लूनी नदी, धोलावीरा लूनी नदी। बताइएगा सोतका, हाँ शादी कर, ठीक है। क्या कर? शादी कर। ये तो अलगे दे दिया एक ठो, शादी कर। बताइएगा अब स्थल, ठीक है। स्थल के बारे में आपको बताना है, हम बताएंगे। मतलब उत्खनन करता बताना है, हम बताएंगे स्थल, ठीक है। तो बताइएगा हड़प्पा, हड़प्पा का उत्खनन करता हाँ दयाराम साहनी, ठीक है तो ऐसे तीन ठो दिया है, माधव स्वरूप वत्स, ठीक है, व्हीलर, लेकिन याद रखना है दयाराम साहनी। हड़प्पा का दयाराम साहनी। बताइएगा मोहनजोदड़ो रखाल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो रखाल दास बनर्जी। बताइएगा चनुदड़ो मैके, ठीक है। ऐसे हम लोग पढ़े हैं मजुमदार। कौन मजुमदार? एनजी, ठीक है। एनजी मजुमदार ज्यादा मतलब फेमस है। बताइएगा कालीबंगन, हाँ एगो बीके, हाँ एगो बीके थापर, एक तो बीबी लाल, हाँ एक तो अमलानंद घोष। तो इसमें ज्यादातर पूछा जाता है बीबी लाल और बीके थापर, ठीक है। बीबी लाल और बीके थापर। बताइएगा कोट दीजी फजल अहमद, ठीक है। कोट दीजिए फजल अहमद। बताइएगा रंगपुर रॉ से, हाँ नहीं रॉ से रंगनाथ राव, रॉ से रंगपुर, ठीक है। रॉ से रंगपुर, रॉ से रंगनाथ राव। बताइएगा रोपड़ यगदत्त शर्मा, ठीक है। रोपड़ यगदत्त शर्मा। वही बताइएगा लोथल रंगनाथ राव, लोथल रंगनाथ राव। बताइएगा आलमगीरपुर यगदत्त शर्मा, ठीक है। आलमगीरपुर यगदत्त शर्मा। अभी पढ़े रोपड़ यगदत्त शर्मा, ठीक है। रंगदत्त शर्मा हो जाता तुरंत। बताइएगा सुतका गेंडोर ऑरेल स्टाइन, ठीक है। सुतका गेंडोर ऑरेल स्टाइन। बताइएगा बनमाली नहीं रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। रविंद्र सिंह बिष्ट, बनमाली रविंद्र सिंह बिष्ट। बताइएगा धोलावीरा जेपी जोशी, ठीक है।
इसमें भी है रविंद्र सिंह बिष्ट भी है धोलावीरा में, और एक तो है सोतका, ठीक है, जॉर्ज डेल्स, सोतका जॉर्ज डेल्स। तो याद हो गया सब, बढ़िया से कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ, बताइए एक बार फिर से, ठीक है, एक बार इसको रैपिड फायर में रिवाइज करते हैं, ठीक है। नदी का नाम पहले, हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, चनुद्रो, सिंधु नदी, कालीबंगन, सब सिंधु नदी, घग्गर, ठीक है, कालीबंगन, घग्गर। बताइएगा राखीगढ़ी, घग्गर, कोटदीजी, सिंधु नदी, रंगपुर, माधर नदी, रोपड़, सतलज नदी, लोथल, भोगवा नदी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, सुतका गेंडोर, दास नदी, बनमाली, रंगोई, बनमाली, रंगोई। बताइएगा धोलावीरा, लूनी, ठीक है। अच्छा एक चीज है कि स्थिति पूछते हैं एक दो ठो का, बताना आप लोग को स्थिति, ठीक है, मतलब कहाँ स्थित है। लोथल, लोथल कहाँ स्थित है अभी, गुजरात, ठीक है। गुजरात के कौन सा जिला, अहमदाबाद जिला, ठीक है, गुजरात का अहमदाबाद जिला। बताइएगा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में, हाँ यूपी का मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। बताइएगा बनमाली, हाँ बनवाली और राखीगढ़ी दोनों हिसार जिला हरियाणा, ठीक है, हिसार जिला हरियाणा। बताइएगा धोलावीरा, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, धोलावीरा गुजरात, कच्छ जिला। ठंडा लग रहा है क्या आप लोग, बहुत लग रहा है हमको। बताइएगा हड़प्पा, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान के कौन सा, पंजाब प्रांत, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत। उसका जिला का नाम भी दे दिया, नहीं शाही वाला जिला, ठीक है, कौन सा जिला, शाही वाला जिला। मोहनजोदड़ो, लड़काना जिला ये है, ठीक है, लड़काना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान का। बताइएगा चनुद्रो, पाकिस्तान, सिंध प्रांत, हाँ पाकिस्तान का सिंध प्रांत, ठीक है, कौन सा जिला, नवाबशाह, कौन सा जिला, नवाबशाह। बताइए कालीबंगन, आसान है, हाँ राजस्थान में है, लेकिन कौन सा जिला, हनुमानगढ़ जिला, ठीक है, गुरदेव सिंह, ठीक है, कौन सा जिला, हनुमानगढ़ जिला। बताइए कोटदीजी, हाँ कौन सा प्रांत, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान दिया है, ठीक है, सिंधुपुर का खैरपुर स्थान। रंगपुर, गुजरात, कौन सा जिला, हिसार, रंगपुर, गुजरात का ये इरशाद वाला पढ़ ले लिया। गुजरात, गुजरात का काठियावाड़ जिला, ठीक है, गुजरात का काठियावाड़ जिला। रोपड़, पंजाब, हाँ पंजाब का कौन सा जिला, रोपड़ जिला, ठीक है, पंजाब का रोपड़ जिला। नहीं कुछ भी पूछ सकता है ना, आज जगह जानते हैं क्वेश्चन सेटल करने वाला एकदम पगला गया, छिटिया गया, कैसे स्टूडेंट को फेल करना है, ठीक है। तो अब कंप्लीट होता है, हाँ तो चलिए साथियों आज का टॉपिक जो है समाप्त होता है। कौन कौन सा, प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता की, ठीक है। अब कल से हम लोग का जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास में वो वैदिक सभ्यता रहेगा, और एक तो वैदिक सभ्यता, और ठीक है, नहीं बड़ा नहीं है सर, एक पेज का टॉपिक है ये, इधर है महाजनपद का उदय। तो कल का जो टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता और महाजनपदों का उदय, ठीक है। बाकी आप लोग को टेलीग्राम में टॉपिक को डाल दिया जाएगा। तो जय हिंद साथियों, अब चलते हैं फिजिक्स की ओर, साइंस में वेलकम सर। तो 2 बार गुड मॉर्निंग बोले हैं ना, तीसरा बार गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप लोग का जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। आज हम ही क्वेश्चन पूछेंगे। नवल सर थोड़ा व्यस्त हैं। नवल सर क्यों व्यस्त हैं आप लोग को पता है? आज पिकनिक मनाने गए वो, ठीक है। क्या बोले सर? नहीं सर, वो बच्चा के साथ गया, बूढ़ा के साथ नहीं जाएगा, ठीक है। बच्चा लेके गया है, आप लोग के लिए अलग।
आप लोग बीच में पड़ गए हैं, ठीक ना। आप लोग बच्चा नहीं है ना बूढ़ा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक। उत्तोलक सबसे पहले देखते हैं। उत्तोलक क्या है? एक प्रकार का मशीन है। उत्तोलक क्या है? एक प्रकार का मशीन है। ये हमारे कामों को आसान कर देते हैं, ठीक है। तो उत्तोलक में क्या क्या चीज होना जरूरी है? उत्तोलक जो मशीन है उसमें क्या क्या होना जरूरी है? 3 चीज। क्या क्या? आयास, ठीक है। क्या क्या? आयास और आलम, ठीक है। और अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो वो सबसे आसान रहता है। एफर्ट लगाना, एक लोड जहाँ पे लोड रहता है, और एक फलक्रम। फलक्रम किसको कहते हैं? जहाँ पे पेंच लगा हुआ रहता है, ठीक है। लोड जहाँ पे वस्तु रखा जाता है, और एक होता है क्या? एफर्ट, जहाँ पे हम बल लगाते हैं, ठीक है, जहाँ पे फोर्स करते हैं। यही चीज है। तो हम लोग 3 चीज याद रखेंगे। क्या क्या याद रखेंगे? पहला प्लास, पहला प्लास, दूसरा सरोता, और तीसरा चीटी, जिसको नहीं कहते चिमटा, ठीक है। ये 3 चीज याद रखेंगे क्रम वाइज। क्या क्या रखें? प्लास, सरोता और चिमटा। बस ये 3 चीज याद रखेंगे, सारा चीज समझ में आ जाएगा। पहला क्या रखें? प्लास। तो प्लास तो सब देखे होंगे, जिसको सब देखें वही चीज रखें। जिस सब देखें तो प्लास का बीच में क्या रहता है? बीच में रहता है फलक्रम, यानी कि पेंच रहता है। तो जहां जहां आपको बीच में मिल जाए पेंच, वो आ जाएगा प्रथम श्रेणी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग सरोता। सरोता देखें, सरोता अगर सुपारी काटने वाला, तो बीच में क्या रहता है? वस्तु, यानी कि वहां पे क्या रहता है? लोड रहता है। तो जहां जहां पे बीच में लोड नजर आए वो हो जाएगा सेकंड, ठीक है। और थर्ड में क्या? तो हम लोग चिमटा। चिमटा हम लोग बीच में क्या करते हैं? बल लगाते हैं। तो जहां जहां बीच में बल लगे वो थर्ड में आ जाएगा, ठीक है। बस अब आप लोग, हम पूछेंगे, आप लोग बताइएगा, ठीक है, किस श्रेणी में आएगा, ठीक है। नींबू निचोड़ने वाला मशीन द्वितीय श्रेणी, बीच में रहता है, ठीक है। तो द्वितीय श्रेणी में आ गया, ठीक है। बेलचा, सेकंड क्लास। बताइए बताइए, ठीक है। थर्ड में देखे ना, बेलचा इस तरह करके कुछ हम लोग उठाते हैं, तो कहाँ पे ताकत लगाते हैं? बीच में लगाते हैं। तो बीच में जैसे ताकत लगाएं तो आगे कहाँ? चिमटा। चिमटा बीच में लगाते हैं, ठीक है। एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी द्वितीय श्रेणी, क्योंकि बीच में आ गया लोड। तराजू प्रथम, क्योंकि बीच में आ गया पेंच, ठीक है। बताइए ब्रेक प्रथम श्रेणी, ठीक है। बीच में पेंच लगा हुआ रहता है ना, एक तरफ चापते हैं, बीच में लगा पेंच रहता है और नीचे ब्रेक रहता है। तो हो गया तीनों। बस इतना ही था इसमें, और कुछ था नहीं। बताइए तो किसी भी मशीन का दक्षता कितना होता है? 100% से कम, 100% से कम रहता है, ठीक है। दक्षता हमेशा परसेंटेज में मापा जाता है। दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है? इनपुट आउटपुट बाय 100। आप जैसे आप आउट क्या लगाए? इनपुट बाय आउटपुट इंटू 100। आप ऐसे लगाएं तो देखिएगा 100 से ज्यादा होता है, कम होता है? 100 से कम नहीं, 100 से ज्यादा 100 से ज्यादा हो रहा है ना, हो रहा है ना 100 से ज्यादा। जब 100 से ज्यादा होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो आउटपुट ऊपर रहेगा, आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100। जब देखे दक्षता हम लोग का 100 से कम है तो फिर आउटपुट पहले आएगा, ठीक है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का आंतरिक लाभ कितना होता है? जीरो से प्रथम में तीनों होता है। एक से बड़ा भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये प्रथम का था, ठीक है। लेकिन द्वितीय में एक से बड़ा और तृतीय में एक से छोटा, ठीक है। प्रथम में तीनों, एक से बड़ा, जीरो, एक से बड़ा, जीरो प्रथम में। द्वितीय में एक से बड़ा और तृतीय में एक से छोटा, ठीक है। चलिए पहला, चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? थर्ड का तीसरा, ठीक है। मशीन की दक्षता लगभग कितना होता है? 100% से कम। अगर संख्या में दिया रहे तब? एक से कम। एक बराबर 100% नहीं होता है, तो एक से कम। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। किस पे? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। आप लोग देखेंगे
आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है कि उसको तैरने के लिए बराबर कर दिया जाता है, और आप हर एक एग्जाम्पल को लेके देखिए उसको बराबर कर देता है। जब आप प्लास से कोई चीज पकड़ते हैं तो इधर चापते हैं तो वो बराबर में आ जाता है, तो वो आर्किमिडीज पे आ जाता है। हर एक चीज, तराजू देखिए बराबर कर देता है। आगे आर्किमिडीज में तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। ठीक है, अब आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी एक लीवर का उदाहरण है, एक का उदाहरण है। ठीक है, तो हम जैसे आपसे एग्जाम्पल दे, अगर हम गलत बोले तो बता दीजिए किस श्रेणी में आता है वो। ठीक है, चिमटा, सरोता, ठीक है, प्लास, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता? प्लास। उधर वाला सब सही था। एक और हम लोग को सूत्र देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हैं? यांत्रिक लाभ भार बटे आयास, भार बटे आयास है, एफर्ट, लोड बाय एफर्ट। कंप्लीट हो गया। ठीक है, उत्तोलक कंप्लीट। न्यूटन लॉ देखते हैं। ठीक है, न्यूटन के गति का नियम किसने दिया था? किसने दिया था? कितने नियम दिया था न्यूटन ने? 3 नियम दिए थे। ठीक है, अगर न्यूटन का नियम के बारे में पूछा जाए कि ये किस पुस्तक में लिखा गया है, तो किस पुस्तक में लिखा गया? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक। तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? न्यूटन ने। कब इसको प्रकाशित किया गया था? 1687। कब किया गया था? 1687। ठीक है, अब बताइए जड़त्व क्या है? जड़त्व, हाँ ठीक है, तो जड़त्व हम लोग किसे कहते हैं? हाँ ठीक है, जो विराम में है वो विराम में रहना चाहता है, जो गति में है वो गति में रहना चाहता है। मतलब कुल मिला के कोरी आदमी। ठीक है, मतलब जो कर जिस तरह है हम उसी तरह रहेंगे, उसको क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, चाहे विराम का या फिर गति का, गति का या फिर विराम का। तो सबसे ज्यादा जड़त्व किसमें होता है? गति में या विराम में? गति में। गति में ज्यादा जड़त्व होता है। ठीक है, तो बताइए तो जड़त्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुना रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, I मतलब क्या हुआ? इनर्शिया। इनर्शिया, और M मतलब मास यानी द्रव्यमान, और R यानी कि रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि अगर कोई भी वस्तु है वो जड़त्व का मतलब क्या? अस्थायी रूप से। वो अस्थायी रूप से कब रहेगा? हल्का रहेगा तब या भारी रहेगा तब? यानी कि द्रव्यमान ज्यादा रहेगा तभी वो रहेगा। उसके बाद R का मतलब क्या हुआ? त्रिज्या। किसी चीज का क्षेत्रफल अगर बड़ा रहेगा, क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, तो त्रिज्या ज्यादा है। त्रिज्या ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर अब इसको हम रखना चाहें इस तरह करके, खड़ा रख पाएंगे इसको? क्यों? क्योंकि इसका त्रिज्या क्या है? कम है, तो खड़े नहीं रहेगा, क्या जड़त्व रखेगा? और यही हम अगर इधर से रखना चाहें तो कोशिश करके रख भी सकते हैं, और ज्यादा यहाँ पे त्रिज्या रहता तो और आराम से रहता। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं न्यूटन का पहला नियम से। पहला नियम को क्या क्या कहा जा सकता है? जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, और प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। तो कुछ उदाहरण दे सकते हैं या फिर बता सकते हैं न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन का प्रथम नियम जैसा है वैसा ही। बस जड़त्व का नियम जो बोलता है वही कहा जाता है। ठीक है, कि कोई भी वस्तु अगर गति में है तो गति में रहेगा, जड़त्व में अगर ठहरा हुआ विराम में है तो विराम में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल? ठीक है, बस में बैठा हुआ यात्री अगर चल रहा है तो चल रहा है, अगर ब्रेक लगा तो वो आगे की ओर झुक जाएगा। क्यों झुक जाएगा? क्योंकि उसमें बल लगा है। ब्रेक लगाया तो बल लगा तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और नहीं तो चल रहा था तो चल रहा था। ठीक है, अब विराम अवस्था में गाड़ी चल दिया तब क्या हुआ? पीछे की ओर। क्यों? तो एक बल लग गया। ठीक है, बल लगा, गाड़ी निकल गया, पीछे की ओर झुक गया। ठीक है, उसके बाद और दरी को छड़ी से पीटने पर धूल का नीचे गिर जाना, ये भी जड़त्व का नियम पे का उदाहरण है ये। हाँ, पेड़ का टहनी हिलाने से पत्ते का गिर जाना। उसके बाद और बाल पर हाथ फेरने से हाँ
अच्छा ठीक है, ग्लास के ऊपर सिक्का रखने से रुक जाता हाँ ठीक है, हो गया सब। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम से हमको क्या मिलता है, परिभाषा बल्कि परिभाषा मिलता है, बल्कि परिभाषा मिलता है। तो द्वितीय नियम से क्या मिलता है, बल का सूत्र मिलता है। बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। हाँ, F बराबर ma या द्रव्यमान गुना त्वरण, एक ही चीज है। अगर हम लोग देखा जाए कि F जो है समानुपाती है, अगर हम पूरे फॉर्मूला पे नहीं जाए, न्यूटन का द्वितीय नियम से देखें तो क्या निकलता है, F समानुपाती किसका होता है, हाँ किसका किसका, द्रव्यमान, मतलब एक होता है m और एक होता है v का मतलब क्या हुआ, अंतिम वेग, अंतिम वेग। तो m v माइनस m u बाई t, वहां से हम लोग m को लेते हैं कॉमन, क्योंकि हम लोग संवेग देख रहे हैं ना, संवेग में परिवर्तन करता है। तो संवेग बराबर क्या होता है, हाँ क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, ठीक है। अब क्या होता है, संवेग, संवेग होता है ना द्रव्यमान गुना वेग। तो हो गया, एक हो गया m, क्या हो गया द्रव्यमान, और वेग, वेग क्या है, एक अंतिम वेग लिए तो v, और एक दूसरा क्या लेंगे, एक m लेंगे और अंतिम वेग क्या लेंगे u। तो इधर हो गया mv माइनस mu बाई t, और वहां से m को लेंगे कॉमन, और बाकी बच गया क्या, v माइनस u बाई t। तो इसका क्या हो रहा है, त्वरण हुआ कि नहीं, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, और दोनों मिलके क्या बन गया, F इक्वल टू ma, ठीक है। तो बताइए बल का SI मात्रक न्यूटन, अगर हाँ केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बताइए तो बल का CGS मात्रक डायन, क्या होता है, डायन, CGS मात्रक डायन होता है। और अगर हम लोग देखें और एक इसका, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, CS, पहले केजी का क्या हो जाएगा, CGS ग्राम, ग्राम होगा। उसके बाद किलोमीटर का क्या होगा, मीटर, उसके बाद क्या होगा, सेकंड। तो आ गया, क्या क्या आया, ग्राम, हाँ ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ग्राम मीटर, मीटर तो हम लोग आगे फिर से वही MKS में आगे, हम लोग CGS में जाए सेंटीमीटर में आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। CGS और MKS में अंतर है कि नहीं, तो अंतर के साथ बताइए, एक न्यूटन बराबर कितना डायन, 10 पर पावर 5 डायन, ठीक है। बल एक कैसी राशि है, बल एक सदिश राशि है, ठीक है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल को क्या कहते हैं, वजन कहते हैं, वजन कहते हैं क्या, वजन बराबर क्या होता है, वजन बराबर क्या होता है, बता सकते हैं, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो गुरुत्व त्वरण आया कि नहीं, तो उठाने में जो ताकत लगेगा वही ना होगा त्वरण, और द्रव्यमान तो है ही है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी उसका आकार में परिवर्तन नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं, ठीक है। जब तक बल नहीं लगेगा तब तक मतलब कोई भी वस्तु है वो एक समान गति से चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत। तो बताइए तो हम लोग जब कोई वस्तु को फेंकते तो रुकता क्यों है, हाँ घर्षण बल के कारण वो रुक जाता है। जब विपरीत बल लगे, दिशा के विपरीत बल लगे, तो उसके बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 का, और अगर एक ही दिशा में बल लगे तो 0 डिग्री का, ठीक है। इसका एग्जांपल दे सकते हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम का, इसमें होता है क्या, चोट, हाँ चोट अधिक या कम लगना, तो चोट, हाँ क्या क्या, हाँ बॉल को कैच करना। तो हम लोग क्यों करते हैं, पीछे क्यों खींचते हैं, क्योंकि थोड़ा हाँ समय बढ़ाए, मतलब बल क्या बोलते हैं उसको, चोट कम लगे, ये ना हुआ, चोट कम लगे इसीलिए खींचते हैं ना। तो क्या हो गया, द्वितीय नियम में आ जाएगा। उसके बाद और गद्दे की तुलना में फर्श पर अधिक चोट लगता है, द्वितीय नियम में आ जाएगा। अगर हम लोग ऊंचाई वाला कूद कर रहे हैं, लॉन्ग जंप या हाई जंप मारते हैं, हाई जंप तो नहीं,
लॉन्ग लॉन्ग जंप के लिए अगर हम लोग क्यों क्यों मिट्टी को खोदते हैं? चोट कम लगे, ये भी आ जाएगा उसी में। तो न्यूटन के दूसरे नियम से किसकी परिभाषा मिलती है हमको? क्या मिलता है? बल का सूत्र। बल का सूत्र क्या है? F बराबर ma। ठीक है, अब आते हैं हम लोग न्यूटन का तीसरा नियम। क्या है न्यूटन का तीसरा नियम? प्रतिक्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया हो गया। ठीक है, प्रतिक्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया। कैसे? जैसे कि सर नाव, हाँ, एक झाप आप उसको दीजिए, वो भी आपको एक झाप दे दे। ठीक है, एकदम सेम सेम तरीका। ठीक है, अब बताइए न्यूटन के तीसरे नियम से दो बातें स्पष्ट होती है। क्या क्या? बल हमेशा जोड़े में होगा, पहला। दूसरा एक दो बल, बताइए। दो वस्तु, हाँ, मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पे होगा। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर होगा। और इसमें क्या क्या मिलता है हमको? इसको हम लोग कैसे पहचाने? हाँ, बल की प्रकृति नहीं, इसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि सिर्फ चोटें लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? चोट लगेगा, अधिक या कम नहीं लगेगा। तो बताइए इसका कुछ एग्जाम्पल। क्या हम एग्जाम्पल क्या बताएं? आप ही लोग बताइए। दीवार में मुक्का मारना। अच्छा ठीक है, दीवार में मुक्का मारना। ठीक है, नाव के चलते समय नाव का पीछे हो जाना। हाँ, नाव का पीछे हो जाना। ठीक है, मतलब आप जितना आगे गए वो भी पीछे खिसक गया, मतलब आप जितना बल लगाए उतना बल से वो भी पीछे जाएगा। उसके बाद कुएं से हम लोग जब पानी खींचते हैं तो रस्सी टूट जाता है, तो क्या होता है? चोट लगता है। वो जितना स्पीड से नीचे गया उतना स्पीड से आप भी नीचे। ठीक है, और उसके बाद रॉकेट का उड़ना। रॉकेट में जो कौन सा गैस होता है? प्रणोद गैस जो होता है। ठीक है, वो जब वो अपना बल किधर लगाता है? नीचे की ओर। जैसे वो अपना बल नीचे की ओर लगाया, वो अपना ऊपर की ओर। जितना जितना ये फोर्स लगाए उतना स्पीड से वो भी निकलेगा। तो तृतीय नियम में आ गया। और तीनों का तीनों तो हम लोग देख ही लिए। पहला नियम में क्या होता है? तो गति या विराम का विरोध करता है। दूसरा नियम चोट कम या अधिक लगना, और तीसरा नियम चोट लगना। ठीक है, और न्यूटन के तीसरे नियम से किसकी मतलब क्या हमें मिलता है? बल की प्रकृति। ठीक है, तो तीनों का बताइए। प्रथम नियम क्या मिलता है? क्या मिलता है? परिभाषा। ठीक है, दूसरी से सूत्र, और तीसरा से प्रकृति। अब बल, बल का प्रकार कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन? संतुलित और असंतुलित। संतुलित बल का मतलब संतुलन में एकदम, हाँ, संतुलित बल को आप जानिए कि दो व्यक्ति के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है तो दोनों बराबर खाया है। ठीक है, दोनों बराबर खाया है। आप उसको धक्का जितना दिए उतने धक्का से आप भी पीछे आए। आप उसको एक पंच मारे, उसका दो दांत टूटा था, आप भी वो भी आपको मारा, आपका भी दो दांत टूट गया। उसी तरह का एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है, देखिए, वह बल जो बराबर तथा विपरीत दिशा हो, इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाता है। इसका मतलब कि आप जितना बल इधर से लगाए, इधर से भी बल लगा, आप दोनों आप बताइए, दोनों एक साथ बल लगाए तो आपका बल उसमें और उसका बल आप में, जितना स्पीड से आप इधर गए उतना स्पीड से ये भी। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, लेकिन आकार में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? आप भी उसको एक ठूसा दिए, वो भी आपको एक ठूसा दिया, दोनों दांत टूटा कि नहीं? आकार परिवर्तन हुआ ना, बस आकार में परिवर्तन हो गया। असंतुलित बल, इसमें हाँ, इसमें क्या हुआ? एक अच्छा फाइटर है, बस वही उसी का उदाहरण आएगा कमजोर का। ठीक है, जो ज्यादा पावरफुल रहेगा वो उसको ज्यादा पीटेगा। ठीक है, तो स्पीड में कमी आएगा कि नहीं? आ जाएगा। बस इतना ही जानना है इसके बारे में। एक घोड़ा टांगे को खींचता है, ठीक है, तो घोड़े आगे बढ़ता है, ये किसके कारण? घोड़ा आगे कैसे बढ़ता है? घोड़ा के द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल के कारण, या पृथ्वी द्वारा घोड़ा पर लगाए गए बल के कारण? पृथ्वी द्वारा घोड़ा पर लगाए गए बल के कारण। अभी हम लोग देखे असंतुलित बल। असंतुलित बल देखे, बल ज्यादा पृथ्वी या ज्यादा घोड़ा?
बल पृथ्वी, द्रव्यमान ज्यादा, पृथ्वी का बल ज्यादा, तो पृथ्वी बल लगाएगा तो स्पीड कौन पकड़ेगा? घोड़ा पकड़ेगा। अभी हम लोग देखे ना कि धक्का मारेंगे हम ज्यादा जोर से तो कौन आगे बढ़ेगा? जिसको धक्का मारेंगे वही ना बढ़ेगा। वही असंतुलित बल वाला आ गया कहानी। ठीक है, तो पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण वो आगे बढ़ जाता है। घर्षण बल क्या है? घर्षण एक प्रकार का बल है। घर्षण क्या है? एक प्रकार का बल है। कैसा बल है? ठीक है, छिन्न बल है। ठीक है, नहीं ठीक है, छिन्न बल है। तो छिन्न बल का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव। ठीक है, घर्षण एक है क्षयकारी या नेगेटिव बल है। कभी भी एक साथ मतलब आप अगर कोई वस्तु को हम फेंक रहे तो वो रुकता है। क्यों रुकता है? कि इसका बल का विपरीत लगाता है बल, इसी के कारण। अगर उसके साथ लगा दे, समानुपाती में लगा दे तो क्या होगा? वो और स्पीड से बढ़ेगा। वही बल है। ठीक है, घर्षण को हम लोग कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मोबिल डाल के। उसको क्या कहते हैं? स्नेहक, लुब्रिकेट। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? कितने? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? ठीक है, ठोस, अर्धठोस और द्रव। ठोस में कौन आ जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, द्रव में मोबिल। ठीक, मोबिल आ गया। ठीक है, ग्रीस आ गया। नहीं, ग्रीस आ गया अर्धठोस, वो आ गया अर्धठोस। ठीक है, मोबिल और तेल किस में आ जाएगा? द्रव में। ठीक है, अब बताइए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? और पाया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या है? जैसे कि हम पूछे लोहा क्या है, तो एक धातु है। हाँ हाँ, तो क्या है वो? अरे धातु है, अधातु है, अधातु है। ठीक है, हम जब बोल रहे हैं कि लोहा एक धातु है तो वो बताइए क्या है? तो यार अधातु है। ठीक है, किसका अप्रूफ है ग्रेफाइट? कार्बन का। कार्बन का सबसे अच्छा अप्रूफ हीरा है। सबसे मजबूत धातु, कठोर धातु। हाँ, सबसे कठोर धातु। हाँ, बताइए। ऑस्मियम सबसे भारी। हाँ हाँ, और सबसे कठोर तत्व हीरा। तत्व बराबर क्या होता है? धातु अधातु दुनिया हर चीज आ जाता है तत्व में। ठीक है, और उधर हम लोग खंड खंड करके बोले। ठीक है, बताइए घर्षण किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी को लगता है? आप लोग यहाँ पे एक वस्तु को रखिए, ठीक है, और उसके बाद पता चलेगा आपको कि क्षेत्रफल पर करता है या द्रव्यमान पे करता है या फिर उस आकृति पे करता है। आकृति पे करेगा। ठीक है, आकृति पे क्यों करेगा? कि आप यहाँ 10 किलो का आप क्या ले लीजिए? तो गोला ले लीजिए और ऐसे करके निकाल दीजिए, निकल गया। अब वही 10 किलो का हम एक चकुट सामान रख के इस तरह कर दीजिए, जाएगा? द्रव्यमान पे निर्भर किया? नहीं किया। अब हम एक ले लिए, मान के चलिए 200 मीटर क्षेत्रफल वाला गोला ले लिए, 200 मीटर स्क्वायर का गोला ले लिए, और 200 मीटर का चकुट, 200 मीटर स्क्वायर का एक चकुट कुछ सामान ले लिए। ठीक है, और दोनों का क्षेत्रफल कितना है? 200 मीटर स्क्वायर, और उसको इस तरह करके धक्का लगा दिए, इसको भी लगा दिए, क्या फर्क पड़ा? ठीक है, इसमें ज्यादा बल लग गया उससे। लेकिन आकृति का मतलब क्या होगा? कि वो गोल दिख रहा है या चकुट दिख रहा है, तो आकृति पे फर्क पड़ता है कि नहीं? तो किस पे निर्भर करता है? आकृति पे निर्भर करता है। ठीक है, दो सतहों के अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। बिल्कुल लगता है। अगर ये भी प्लेन और वो भी प्लेन, तब तो घर्षण लगेगा ही नहीं। लगेगा, एक को तो खुदरा होना चाहिए। वही बोल रहा है कि एक तरह नहीं होना चाहिए दोनों। और तो कुछ नहीं। नवल सर कॉल किया? अच्छा, वो व्यक्ति वाला क्या? घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बता सकते हैं? ठीक है, स्थैतिक घर्षण क्या? स्थैतिक घर्षण किसी को कहते हैं? जो स्थिति में रहे।
जैसे कि हम लोग अभी बैठे हैं, किसमें बैठे हुए हैं? स्थितिक घर्षण, ठीक है। सीमांत घर्षण जो कि बताइए। सरकने सरकाने पर हुआ। ठीक है, सरकने सरकाने पर हो, जैसे कि हम लोग ना करते हैं, हाँ, जैसे कि बच्चा को गिरने वाला हरे हरे नहीं बोलते हैं, वही उस सरकने वाला स्थिति में, ठीक है। और बात धड़ा से कुछ कर तो पाते नहीं, दूर से खाली हरे हरे करते हैं, ठीक है, तो वही चीज है, ठीक है। उसके बाद गतिज या सर्पी घर्षण क्या है? जो गति में है, ठीक है। और एक लौटनिक घर्षण, लौटनिक घर्षण लुढ़कता हुआ। और लौटनिक घर्षण में कौन कौन होता है, कौन कौन सा ऊर्जा होता है, बता सकते हैं? हाँ, गतिज और स्थितिज। जब एक बार चला तो गति, और थोड़ा सा के लिए भी रुका तो क्या हो गया? स्थितिज। तो गतिज में दोनों होता है, ठीक है। हाँ, लौटनिक में क्या होता है? गतिज और स्थितिज दोनों होता है। एग्जाम्पल तो देखना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, सबसे ज्यादा घर्षण किसमें होता है? इन चारों में से घर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होता है? स्थितिज में। और सबसे कम लौटनिक में होता है, ठीक है। बस यही कारण है कि क्या है जी, रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काने में ज्यादा आसान होता है, ठीक है। बस हो गया घर्षण, नहीं और थोड़ा सा है ना। बताइए तो घर्षण का लाभ बताइए। चलने में मदद करता है, तो ये लाभ हो गया। कहाँ चलने पे मदद करता है? बालू, हाँ, रोड पे चलने में लाभ होता है। और वहीं अगर हानि पूछ दिया जाए तो बालू पे चलने में कष्ट होता है, बर्फ पे फिसल जाते हैं, उसके बाद पानी पे ज्यादा ताकत लगता है, ये सब क्या हो गया? हानि। और उसके बाद घर्षण और कहाँ पे हानि बताइए? घर्षण, हाँ, मशीन का पुर्जा टूट जाता है, लेकिन उसको स्नेहक के रूप में अगर हम लोग कुछ लुब्रिकेंट देते हैं तो कम कर देता है, उसका घर्षण को कम कर देता है, उससे बच सकता है मशीन। यही ना था, ठीक है। और इसी के साथ खत्म होगा। थोड़ा सा एक और है, ठीक है। घर्षण गुणांक जो होता है ये मात्रकहीन एवं विमाहीन होता है। जितना भी गुणांक होता है वो मात्रकहीन विमाहीन होता है, ठीक है। घर्षण गुणांक का मान लगभग कितना होता है? कितना होता है? 1 से अधिक और 1 से कम। 1 से अधिक और 0 से अधिक 1 से कम। 0 से अधिक 1 से कम, इसका मतलब क्या होगा कि वही दक्षता, ठीक है, 1 से कम। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, क्या होता है? दोनों कैसे होगा? ऋणात्मक होगा, हमेशा वो विपरीत में काम करता है, कभी आपका साथ नहीं देगा। घर्षण बल पहले हम लोग देख लिए ना कि वो हमेशा विपरीत में कार्य करता है। और इसी के साथ घर्षण हम लोग का क्या, न्यूटन लॉ समाप्त हुआ। अगला टॉपिक आप लोग का रहेगा कार्य शक्ति और ऊर्जा। कार्य शक्ति और ऊर्जा पूरा रहेगा। बाकी उधर क्या है? वैदिक सभ्यता और मगध का और महाजनपद का उदय, ये ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।